हेलो फ्रेंड्स, मैं शान मोहम्मद एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज ईबीएस की एक और वीडियो लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। मलेरिया। रोनाल्डो रोनाल्डो रोश ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ये भारतीय मूल के थे। मलेरिया बुखार में कँपकँपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। एनीमिया। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं। उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है। पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। ऊंधियों। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सीलबंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। इस पकी हुई सब्जी को कहते हैं ऊंधियों। गुजराती में ऊंधियों का मतलब है उल्टा। ऊंधियों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। लिंगहू फेन। लिंगहू फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है, जिसे हांगकांग में खाया जाता है। खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय। दूध उबालते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं, नमी से बचाकर। मधुमक्खी पालन। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है
और बच्चों को पालने का भी मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं कर पाती। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। इग्लू बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ये घर एक्सीमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं और इन घरों को इग्लू कहा जाता है। चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति है, जिसकी आबादी कुल 5000 की है। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति आवर की हवा चलती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ कम लोग रहते हैं। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं और फिर लौटकर उन्हें दोबारा गिनती हैं। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है, वे बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में
28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मटर के पौधे के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदुरा, और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदुरे। बीज का रास्ता कुछ नहीं होता। अलविरूनी 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अलविरूनी। अलविरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम है उज़्बेकिस्तान। अलबिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, ख़ास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। अलबिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बचेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थीं जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थीं। तब ये कुल 12 वर्ष की थीं। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहते हैं। कल्लम मल्लेश्वरी ये एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। चमकता सितारा। सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थीं कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें ना और अपने पहनावे को चाप से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़क भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास
किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने बासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। कुड़ुक भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ओरांब जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसको ओरांब भाषा भी कहते हैं। सुनीता विलियम्स 360 किमी दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया है। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थीं। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में, वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। पानी पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बवल पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। परिवार, एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा, बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। NCF 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 परिवार एवं मेरा मित्र, नंबर 2 भोजन, नंबर 3 पानी, नंबर 4 आवास, नंबर 5 यात्रा, नंबर 6 चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। मिड डे मील, मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। दांडी यात्रा, सन 1930 में अंग्रेज़ों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल यानी फ्रेश वाटर केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग
बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।